नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार में मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े अधिकारी से बात करते हुए और हंसते हुए देखे जा रहे हैं। इस दौरान उनके अजीबोगरीब इशारे से सभी हैरान हैं। वहीं इस घटना के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल गुरुवार को पटना में सेपट कटकरा वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री और वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भाग ले रहे थे। टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रगान का आयोजन हुआ, लेकिन राष्ट्रगान के दौरान ही नीतीश कुमार अचानक हंसने लगे। उनके इस अजीबो गरीब हरकत को देखकर लोग कह रहे हैं कि आखिर नीतीश को ये क्या हुआ। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर अब विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए दिख रहा है और विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो सीएम के दिमागी हालत पर ही सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि नीतीश कुमार के हाथों में बिहार और बिहारी सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि लोग सवाल करते हैं कि सीएम की ऐसी स्थिति है तो बिहार कैसे चल रहा है, आखिर बिहार को कौन चला रहा है, इससे ऊपर बहस होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री अपनी गलती पर माफी नहीं मांगेंगे तो नौजवान क्या सीखेंगे। तेजस्वी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे माता पिता का अपमान तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन हमको इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जब बात राष्ट्र के अपमान की होगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनसुराज उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कल पटना में नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किए जाने की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। जनसुराज और मैं खुद पिछले 2 महीने से हर मंच से सरकार से अपील कर रहा हूं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच की जानी चाहिए और इसकी विस्तृत रिपोर्ट बिहार की जनता के सामने रखी जानी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के मुख्यमंत्री शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। अब वह सरकार चलाने और फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात से वाकिफ हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार चलाने के लिए वे बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जब भी नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों पर मौजूद होंगे तो कल जैसी घटनाएं दोहराई जाएंगी। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है। और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। नीतीश कुमार की साइकिल योजना ने अब शिक्षा को नई रफ्तार दी है और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है। वहीं बिहार में शिक्षा क्रांति का आगाज भी किया है। जिस राज्य में लड़कियों को स्कूल जाना मुश्किल था, आज वहां लड़कियां अपने सपनों को पंख देती हुई दिखाई दे रही हैं। 2006 में हुए नीतीश कुमार की इस पहल ने न सिर्फ लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है। इससे ड्रॉप आउट भी कम हुआ है। बिहार में साइकिल योजना की वजह से स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति 90% तक हो गई है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 2007 में जहां 1.7 लाख था, वह अब 2025 आते आते 10 लाख पार कर चुका है।
पहले जहां 10 में से 3 लड़कियां ही हाई स्कूल पहुंच पाती थी, अब 8 से 9 लड़कियां हाई स्कूल पहुंच रही हैं। 2023 से 24 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत 4,71,937 बच्चियों को साइकिल दिया गया है। इस योजना से बाल विवाह दर में कमी आई है, लैंगिक असमानता भी कमी हुई है। यह समाज की सोच बदलने में मददगार साबित हो रही है। बिहार की साइकिल क्रांति पूरे देश के लिए मिसाल बन चुकी है। बच्चियों के लिए जो राह मुश्किल थी, अब साइकिल से आसान होती हुई दिख रही है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हमें जो साइकिल मिली है, सबसे पहले इसमें तो हमें समय का बहुत बचत होता है, और अगर हम कहीं दूर से आते हैं तो जल्दी आ जाते हैं, और दूर से आते हैं तो जल्दी आ ही जाते हैं। फिर हमारा जो वक्त बचता है तो हम उससे पढ़ाई कर लेते हैं, अन्य काम भी कर लेते हैं जो हमें करना होता है। इसीलिए हमें हमारे इस साइकिल से बहुत ही लाभ होते हैं। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं यही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। इससे तो मुझे बहुत लाभ भी मिलता है। मैं यहाँ मार्केट भी साइकिल से ही हम जा सकते हैं। अगर हमारा कोई भी काम दूर का हो तो हम साइकिल से ही जा सकते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा शब्द है धन्यवाद। धन्यवाद है कि हमारे पेरेंट्स का जो चिंता था वो ख़त्म हो गया है हम लोगों के लिए, कि स्कूल पहुँच जाएगी अच्छे से, ये नहीं। और फिर हम लोग को जो तकलीफ़ होती थी आने जाने में, वो भी अब नहीं होती है। बिहार की सड़कों को लेकर अब एपीएन न्यूज़ ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आपको बता दें कि बिहार की सड़कों का हाल नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद सकारात्मक रूप से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सड़कों के विकास पर ध्यान दिया है, जिससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद मिली है। बिहार सरकार ने सड़कों की सुझाव और निर्माण के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिसमें राज्य की सड़कों का हाल सुधारने में भी मदद मिली है। इस परियोजना के अलावा बिहार सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए कई अन्य योजनाएं भी शुरू की है। इसमें कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जिनमें पहली मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के निर्माण किया जाता है, और दूसरी मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद में बिहार की सड़कों को बदलते हुए देखा जा रहा है। भागलपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल विरासत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे, जिनका सम्मान देश के सभी नेता करते थे। वह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर तिलक लगाया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई और उसके बाद लोगों ने देश को विकसित और विकासशील बनाने का संकल्प लिया। निर्वहन करूंगा तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों एवं आदर्शों के साथ पार्टी के पंचनिष्ठा, एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय की विचारधारा को आत्मसात करूंगा। बिना राग द्वेष के परिवार की तरह कार्यकर्ताओं से भातृत्व स्नेह बनाए रखूंगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित उच्च मापदंड को पूरी निष्ठा के साथ समाज में स्थापित करूंगा तथा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के मूल मंत्र को जीवन में उतारने का और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी महती भूमिका अदा करूंगा। दल के रीति नीति के प्रति संकल्पित रहूंगा।
बिहार में वामपंथी दल अब बिहार बचाओ का नारा देते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य कमेटी ने जनता की परेशानियों को देखते हुए बदलो सरकार बचाओ बिहार का नारा देते हुए अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। इस बाबत जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आंदोलन स्थल पर अपनी हुंकार भरी और उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के सभी आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल्द से जल्द जनता को जगाने की जरूरत है। अगर वर्तमान सरकार ऐसी तानाशाही करती रही तो जनता रोड पर आ जाएगी। अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी हुई तो इसको लेकर हम लोग सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेंगे। वही कार्यक्रम के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। यह जानकारी बिहार कार्यकारिणी के सदस्य सुधीर शर्मा द्वारा साझा की गई। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आगाज तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सेनेट हॉल में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामशीष पूर्वे, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार एवं युवा अधिकारी जनक राज मीणा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में भागलपुर जिले के साथ बिहार के कई अन्य जिले के छात्र छात्रा भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज के युवा को देश की राजनीति की सच्चाई से अवगत कराना। साथ ही कुलपति ने कहा कि विकसित भारत में 300 जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें नोडल जिला 14 है और इस 14 जिले में भागलपुर जिला भी शामिल है। विकसित भारत युवा संसद 2025 और इसमें मुख्य विषय है एक राष्ट्र, एक चुनाव और विकसित भारत। ये सारी बातें हैं। आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अभी क्या हो। पहले जो युवा संसद जो उसकी कल्पना कब है, यह जो है 2019 में है। युवा भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की। एक सोच पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को, युवा लोगों को एक सोच पैदा करो देश के प्रति। युवा संसद का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जैसे अभी लगाया जाएगा पार्लियामेंट, तो उसमें कोई अध्यक्ष होंगे, कोई पक्ष होंगे, कोई विपक्ष होंगे, कोई एक मैटर होगा, कोई एक इशू हो सकता है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बेहतर इलाज के लिए हवाई विमान से दिल्ली लाया जा रहा है। एयरपोर्ट स्थित स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। 2 दिन पहले 19 मार्च की रात अचानक वित्त मंत्री की तबीयत बिगड़ गई थी। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑर्किड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थित मेडिका में रेफर कर दिया है। आदिवासी समाज का जब भी कोई मुद्दा आता है तो आदिवासी समाज 2 गुटों में बटा हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में JPRA यानी झारखंड पंचायती राज अधिनियम पीसा और पीपीसा को लेकर खुद में उलझा हुआ है। कोई JPR लागू करना चाहता है तो कोई PESA यानी पीसा तो कोई पीपीसा लागू करना चाहता है। हालांकि बुद्धिजीवियों का कहना है कि पेसा और पीपेसा दोनों लगभग एक ही हैं। बता दें कि झारखंड 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों में से एक राज्य है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष कानून शामिल है।
1996 में लागू किए गए पैसा कानून का उद्देश्य आदिवासी गांवों में पारंपरिक स्वशासन संरचनाओं को संरक्षित करना है। अभी झारखंड में इसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जेपीआरए को संवैधानिक रूप से गलत बताया है। वहीं उन्होंने पेसा और पी पेसा कानून को लागू करने की बात भी कही है। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो आके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम समिति के लोगों की वार्तालाप हुई और उन्होंने जैसा चाहा वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मगर अब हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन भी घुस गए हैं, तो ये गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति करना ये किसका पेशा है, किसका नियत है, इस चीज़ को तो जनता जानती है, मीडिया भी जानती है। तो मुझे लगता है इसमें अतिरिक्त मुझे बोलने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कास्ट सेंसस की बात दोहराई है। बिल्कुल ज़रूरत है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी भी चाहिए। तेलंगाना में हमारी सरकार है, हम लोगों ने इसको किया। आपने देखा कि हाल फिलहाल में इसको बिल के रूप में भी लाया गया। हमारी राज्य सरकार से भी हमारे गठबंधन में लगातार इस बात में वार्तालाप हुई है और हम लोग चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिशा में भी काम की जाएगी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूती से जारी है। सुरक्षा बल के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बीजापुर से गंगालौर में 18 और कांकेर नारायणपुर में 4 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में डीआरजी के जवान के शहीद होने की भी दुखद खबर सामने आई है। उनकी यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली ये सफलता सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को मैं नमन करता हूं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बातें कही। में आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। विदिशा जिले में एक उमरचा गांव में दुखद घटना सामने आई है। एक 20 वर्षीय महिला की आत्महत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया जो बाद में हिंसा का रूप ले चुका है। कई घरों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। मामले में आगे की जांच अभी जारी है। घटना बुधवार को भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर गंजबा सौदा क्षेत्र के उमरचा गांव में हुई। महिला की आत्महत्या के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति हो गई और शुरुआत में यह विरोध प्रदर्शन था, लेकिन बाद में इसने हिंसा का रूप ले लिया और प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। खास बात यह है कि हिंसा में अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। दरअसल महिला मंगलवार को अपने घर में मृत पाई गई थी। उसके भाई ने पुलिस को बताया कि उसने महिला को मृत पाए जाने से ठीक पहले एक स्थानीय निवासी मुबारक खान को घटना स्थल से निकलते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह स्थिति और भी गंभीर हो गई थी और गांव वालों और महिलाओं के परिवार ने मिलकर महिला के शव के साथ जय स्तंभ चौक पर एक बड़ा रास्ता जाम करने की कोशिश भी की। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।